अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमेशा की तरह पीयूष शर्मा जी के साथ हम आप सबके सामने हाजिर हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो नमस्ते, मच। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे शामिल किया। थैंक यू वेरी मच। आपकी सारी ऑडियंस को नमस्ते। नमस्ते सर, और बहुत अच्छा लगता है हमेशा ही आपसे बात करके। आज हम बात करेंगे मुकेश जी की, और एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ जो हुआ करती थी, और ख़ास तौर पे राज कपूर जी के सॉन्ग्स जो हैं वो हमने अक्सर देखा कि मुकेश जी की आवाज़ में होते थे। वैसे तो खैर और जो आर्टिस्ट थे उनके भी होती थी, लेकिन राज कपूर तो मेरे ख्याल है शायद ही कभी किसी और सिंगर के गाने उन्होंने लिए हों। क्या समझते हैं आप कि कितना एक इम्पोर्टेंट रोल रहा मुकेश जी का कह लीजिए कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में? नहीं, राज कपूर के काफी गाने मन्ना डे के भी हैं, हम्म। लेकिन मुकेश के मैक्सिमम हैं। खैर, वो तो कोई बात नहीं है। मुकेश जो हैं वो हमारे बाकी जो कंटेम्प्ररी सिंगर्स हैं, अब सब रफ़ी साहब या हेमंत कुमार या किशोर कुमार या जो भी कंटेम्प्ररी सिंगर्स हैं, हम्म। या तलत महमूद, उन सब से सीनियर थे। सीनियर का मतलब ये है कि 1940 में उनका पहला गाना आ गया था और 1940 से वो गाना गाने की कोशिश कर रहे थे, और 1945 में उन्होंने जब वो गाया था, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू ना बहा फरियाद ना कर, वो बहुत पॉपुलर हुआ था। उस पॉपुलैरिटी से उनका बहुत नाम हो गया था। हालांकि कई लोग समझते थे कि साइगल गा रहा है, लेकिन वो मुकेश का नाम, फिर रिकॉर्ड पे तो मुकेश का नाम था ही, तो उनसे उनको बहुत अच्छी पॉपुलैरिटी मिली। और उसके बाद फिर वो उनको जो वो एक दौर चला 1951 तक, उस दौर में मुकेश बिकेम द नंबर वन सिंगर ऑफ द इंडस्ट्री। और वो फिर सबने उनको यूज किया है। मतलब सिर्फ राज कपूर तो खैर, उन्होंने तो उनको अपना सिंगर बनाया ही था। देवन के लिए भी गाना गाया है, दिलीप कुमार के लिए भी गाना गाया है, और फिर सबके लिए उन दिनों वो हर हर एक आर्टिस्ट के लिए उन्होंने गाने गाए उन दिनों। मुकेश की जो मैं यूएसपी कहूंगा ना, वो ये थी कि उनकी आवाज सीधे दिल को पहुंचती थी, एकदम दिल तक उतरती थी आवाज, और बहुत अच्छी लगती थी। और दूसरी बात ये थी कि उनकी आवाज में मैनलीनेस बहुत थी, क्योंकि अच्छी मोटी थिक आवाज थी, तो मैनलीनेस बहुत थी, तो अच्छी लगती थी। और फिर वो कभी भी ये नहीं लगता था कि वो अपनी टेक्निकलिटीज को या क्या कहा जाए, अपनी राग प्रधान ट्रेनिंग वगैरह को शो कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं लगता था। बहुत सिंपल लगता था उनका गाना कानों में सुनने के लिए। हालांकि गाने में मुश्किल लगता है, क्योंकि गाना तो मुश्किल होते ही हैं, लेकिन सुनने में इतना आसान लगता था कि हम सब गा सकते हैं। तो हर वो इंसान जो कि कुछ गुनगुनाता था, उसको मुकेश के गाना गुनगुनाना अच्छा लगता था। तो मुकेश की एक यूएसपी ये हो गई थी कि उसकी आवाज़ क्योंकि सीधी दिल को पहुंचती थी, तो उनके गाने एकदम दिल तक उतर जाते थे। फिर उसमें चाहे वो थोड़े चुलबुले गाने हों और चाहे वो एकदम उदास गाने हों, जो भी हों, वो बहुत अच्छे लगते थे। बहुत सुनने में मज़ा आता था उनको। तो वो 51 तक मैंने कहा कि वो नंबर वन सिंगर हो चुके थे। तो उनको उस चीज़ की तो बड़ी लीड मिल चुकी थी इंडस्ट्री में, कि उनको गाने तो हमेशा ही मिलते थे। चाहे ये कहा जाए कि दूसरे किसी को 5,000 मिले तो उनको सिर्फ 800 मिले, ये दूसरी बात है। लेकिन एक बात आपको और बताऊं, बड़ी अजीब बात है ये। किसी भी फिल्म के अंदर सपोज करिए कि 6 गाने हैं, 6 गानों में 4 गाने रफ़ी साहब गा रहे हैं, एक गाना आशा भोसले गा रही है, 2 डुएट भी हैं, और एक गाना मुकेश का है। तो आप देखेंगे वो एक गाना सुपर हिट हो जाएगा, बाकी और हिट हो या ना हो। अब कटी पतंग में एक ही गाना है उनका, बाकी सब किशोर कुमार के गाने हैं, लेकिन वो जिस गली में। बताइए वो, और वो भी हम्म। राजेश खन्ना के ऊपर, मगर वो सुपर हिट है। वो एक गाना सुपर हिट। ये हर एक उनकी फिल्मों में ये आम होता था कि किसी भी फिल्म में उनका एक गाना होता था और वो सुपर हिट हो जाता था, या 2 गाने होते थे और सुपर हिट हो जाते थे। तो ये एक उनकी, मतलब अगर आप उनका हिट रेशियो निकालेंगे ना, कि किशोर साहब ने अपनी जिंदगी में 3,000 गाने गाए, 3,000 में से कितनी परसेंटेज है सुपर हिट गाने हैं, या आप रफी साहब के 5,000 गाए तो कितने परसेंटेज हैं जो सुपर हिट गाने हैं। तो आप देखेंगे कि मुकेश का रेशियो सबसे हाई है, उसके सबसे हाई रेशियो है सुपर हिट गानों का। जो गाते थे वो हिट होता था, इस तरह उनका चलता था। और फिर उन्होंने सब सिंगर्स के लिए गाए हुए हैं। आप कोई भी एक्टर ले लीजिए, वो अमिताभ बच्चन हो या राजेश खन्ना हो या कोई भी ऐसे एक्टर्स हो,
सबके लिए उन्होंने, चाहे राजेंद्र कुमार हो, चाहे कोई भी अपने टाइम के एक्टर्स, शम्मी कपूर के लिए भी गाया हुआ। तो ऐसे कोई भी अपने टाइम के एक्टर्स हों, सबके लिए उन्होंने गाने, तो और शशि कपूर के लिए भी बहुत हिट गाने गाए हुए हैं। तो रोमांटिक हो, उदास गाने हो, सैड हो, और फिर वो जो एक क्या कहा जो, वो जो उदासी का जो आलम उनकी आवाज में आता था ना, जाने कहाँ गए वो दिल, वो जो उदासी का आलम उनकी आवाज में आता था ना, बस उसका तो कोई जवाब ही नहीं था। और सर इनकी फैमिली में भी इनकी, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, इनकी फैमिली में भी कोई इनसे पहले भी कोई सिंगर वगैरह थे या कोई सिंगर नहीं थे, इनकी फैमिली में कोई सिंगर नहीं थे। ये असल में दिल्ली में किसी शादी की फंक्शन में गाना गा रहे थे, यूं जैसे शादियों में होता है कि कोई अच्छा गाता है तो उसको कह दिया जाता है अभी गाना सुना, तो उसका गाना गा रहे थे, और उस शादी की फंक्शन में मोतीलाल अटेंड कर रहे थे। तो मोतीलाल को इनकी आवाज बहुत अच्छी लगी, तो इनको वो बॉम्बे लेकर आ गए अपने साथ। और मोतीलाल की अनिल विश्वास के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो मोतीलाल ने अनिल विश्वास से कहा लीजिए इसको ट्रेन करिए। तो ये कहा जा सकता है कि करीब 6-7 महीने तो ये अनिल विश्वास के साथ ट्रेनिंग में लगे रहे। फिर इनका जो पहला गाना था वो भी अनिल विश्वास ने दिया, हालांकि वो गाना अशोक घोष के नाम से दिया गया था म्यूजिक, जो पन्नालाल इनके अनिल विश्वास के बहनोई के छोटे भाई थे, उनके नाम पर दिया गया था गाना। लेकिन उसके बाद जो पहली नजर हिट हुई है जिसमें मोतीलाल थे, जिसका गाना है दिल जलता है, वो तो अनिल विश्वास का म्यूजिक था। और उसके बाद विश्वास ने इनको बहुत यूज किया और बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए। और वो कहा जा सकता है कि जो इनकी फिनिश इन द वॉइस थी ना, कि टेक्निकली किसी चीज को कैसे हैंडल करना है, ऊंचे नोट को कैसे करना है, सांस को कैसे डिलीवर करना है, कैसे रोकना है, वो सब इन्होंने अनिल विश्वास से सीखा हुआ। और उसके कारण इनकी जो डिलीवरी थी वो बहुत अच्छी थी। वो आप ये सोचिए कि सलील चौधरी जो थे वो इनकी आवाज को बहुत पसंद करते थे। तो सलील चौधरी के साथ वो है ना, कई बार यूं भी देखा है, तो इस तरह के जो गाने हैं सलील चौधरी के साथ, वो अपना आनंद के जो गाने हैं सलील चौधरी के बनाए हुए, है ना, कहीं दूर जब दिन ढल जाए, तो ये इतने प्यारे सलील बहुत चौधरी, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। खूबसूरत गाने हैं सलील चौधरी के दिए हुए उनका। और वहाँ ये इतना अच्छा निभाते हैं गाने को कि लगता है कि कोई और आवाज हमको चाहिए ही नहीं, बस यही आवाज थी, बहुत अच्छी थी। तो मुकेश की ये क्वालिटी तो थी। इनकी फैमिली में कोई सिंगर नहीं थे, कभी भी नहीं थे। बेटे इनके आए थे मेरे ख्याल है, नितिन मुकेश। नितिन मुकेश ने गाना शुरू किया था मगर बहुत जल्दी आउट भी हो गया, उनपे वो खूबी भी नहीं थी, उतनी ज्यादा क्वालिटी भी नहीं थी उनके अंदर। मगर ऑलमोस्ट वही उसी किस्म का, क्योंकि वही स्टाइल उन्होंने वही अपनाया, कुछ अपना ओरिजिनल वो नहीं ला पाए। हाँ, नहीं ला पाए, वो अपने फादर को ही कॉपी करके गाना गा रहे हाँ, थे। अच्छा, कॉपी करके कोई भी नहीं चला सर। हाँ, किशोर कुमार जी के बेटे जो थे अमित कुमार, वो भी कुछ खास नहीं कर पाए, और ऐसे ही हाँ, पर अमित मुकेश कुमार जी के फिर भी बेटे। अच्छा गाते हैं, कम से कम ही इज अ गुड सिंगर। तो अच्छा। उनके कुछ गाने बहुत अच्छे लगते हैं, कुछ गाते भी अच्छा, आवाज भी अच्छी है उनकी। पर ये कह सकते हैं आप कि वो किशोर को कॉपी करके कोई भी नहीं चल पाया, ये तो पक्की बात है। वो हाँ, कुमार सानू बड़ा हिट हो गया था, लेकिन फिर भी उसकी सुनने में कुछ नहीं लगती कंपैरेटिवली। वो एक आध बार कोई एल्बम चल गई तो चल गई, वरना वही है, वरना इत्तेफाकन, तो कुछ अच्छा वरना तो नहीं। हाँ। सब बोल रहे हैं। लेकिन मुकेश वॉज वेरी गुड। अब उसको देखिए, इसकी दूसरी बात यह है कि हमको पता है कि वो राज कपूर की आवाज बन चुके थे। आग हम्म। आग और बावरे नैन जो आई थी फिल्में, उसके बाद ये बरसात, आवारा, फिर ये राज कपूर की आवाज बन गए थे। लेकिन शंकर जयकिशन जो राज कपूर के स्टेपल म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, उनके अलावा अगर आप शंकर जयकिशन के अलावा देखें तो सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स ने इनसे बहुत अच्छे गाने कमाए हुए हैं। अब जिसका मर्जी नाम ले लीजिए, आप एस डी वर्मन बोल दीजिए या उनके बेटे आर डी वर्मन बोल लीजिए, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, एस एन त्रिपाठी, चित्रगुप्त, जितने नौशाद साहब, जितने आप बोलेंगे सब ने इनसे बहुत अच्छे गाने गवाए हुए हैं, बहुत खूबसूरत गाने गवाए हुए हैं। तो इन्होंने हर म्यूजिक डायरेक्टर के साथ उनके, कहा जाए उनके मूड में ढल के इन्होंने गाने गाए हुए हैं। लेकिन सर दो तीन सिंगर जैसे जो नए आए, और मतलब मैं पर्सनली, मुझे बहुत पसंद है, मतलब उनकी आवाज भी, उनके गाने का स्टाइल भी। उनमें सोनू निगम एक हैं, जो सोनू निगम ने अक्सर रफी साहब के गाने जो हैं वो बहुत अच्छे गाए। जैसे कहना चाहिए कि एक कहा जाता है ना कि इंसाफ कर दिया उन्होंने, कोई ऐसा नहीं कि गलत गाया हो या कहीं पे सुर ताल में कोई
फ़र्क आया हो, बहुत अच्छा उन्होंने गाया। उसके साथ शान एक सिंगर हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं। केके बहुत जल्द वो चले गए इस दुनिया से, लेकिन केके जो है उनकी आवाज़ भी में भी बहुत दम था और बड़े ही खूबसूरत गाया करते थे वो भी। तो आपको लगता है कि नए सिंगर्स जो आए हैं वो इन लोगों को रिप्लेस कर पा रहे हैं? मुझे नहीं पता इनके बारे में, मैं इनके गाने सुनता ही नहीं, इसलिए नहीं बता सकता आपको। मैंने सोनू निगम के कुछ वो रफ़ी वाले गाने सुने हुए हैं, हालाँकि मैं सिर्फ़ ओरिजिनल सुनना ही पसंद करता हूँ, तो मैं कॉपी वाली सुनता नहीं हूँ। और मुझे शान और केके की आवाज़ें नहीं पता कि कैसी हुँ। आवाज़ें हैं, मुझे नहीं पता। और जो नए सिंगर्स आजकल आए हुए हैं, उनके बारे में भी मुझे आइडिया कुछ नहीं है। कभी-कभी कोई गाना अच्छा कान में लगता है तो सुन लेता हूँ, फिर अगर पूछता भी हूँ कि कौन सिंगर है, मैं भूल भी जाता हूँ। तो मुझे नए गानों का पता नहीं चलता। और नहीं मैं सर, नए गाने तो खैर कुछ सिंगर्स तो वाक़ई अच्छे आए हैं और ज़रूर अच्छा है। गा रहे हैं, लेकिन जो कॉपी करते हैं ना, उसके लिए भी कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। तो कुछ वो चीज़ मैं कहूँगी कि सोनू निगम साहब वैसे तो अपने ओरिजिनल गाने भी उनके बड़े खूबसूरत हैं, कभी टाइम मिले तो ज़रूर सुनिएगा। लेकिन जब वो रफ़ी साहब को गाते हैं, तो वो तो बहुत ही खूबसूरत, मतलब वो ट्रिब्यूट दिया करते हैं अक्सर नकल अच्छी रफ़ी साहब करते हैं, को। बहुत अच्छी नकल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बहुत ज़रूरी है, वरना हम सुन हुँ, नहीं सकते, बिकॉज़ ओरिजिनल आवाज़ें जो गले अपने कानों में हुँ। बैठी हुई हैं ना, उनको हटाना बड़ा मुश्किल है। तो कोई और गाता है तो हम एक गाने सुन के कह सकते हैं अच्छी नकल की है, अच्छा गाया है, दैट इज़ ऑलराइट, मगर अच्छा ना गाए ना तो फिर सुना नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर पहले के गाने जो हैं वो हम आज भी अगर सुनते हैं, चाहे हम मैंने शायद पहले भी ये बात की हो कि चाहे वो हम अपनी कार चलाते हुए, ड्राइव करते हुए सुने या कहीं पे चलते-फिरते सुने, हम उनसे बोर नहीं हुआ करते। लोग कहते हैं कि पहले बड़ा क्योंकि इंतज़ार रहता था कि रेडियो का ज़माना था जब कि जी कोई सॉन्ग आएगा, मतलब लोगों को इतने ईज़िली अवेलेबल नहीं था कि जब मर्ज़ी चला लिया। इस वजह से भी पुराने गाने जो हैं वो आज तक एवरग्रीन कहलाते हैं और नए गानों से बहुत जल्दी लोग तंग आ जाते हैं क्योंकि हाथ में होते हैं, 100 बार चलाया बस खत्म। आपको क्या लगता है? ऐसी बात है या म्यूज़िक की बात है? पुराने गानों में थोड़ी-सी प्योरिटी थी, हुँ, प्योरिटी ऑफ क्रिएशन। उसका मतलब ये है कि वो अपने 7 सुरों के साथ बंध कर, उनके नियम को फ़ॉलो करके बनाया हुँ, करते थे। तो उसमें होता ये था कि हमारे और आपके या हमको लैंग्वेज समझ आए या ना समझ आए, क्योंकि कई लोगों को तो बिल्कुल समझ नहीं आती लैंग्वेज कि क्या बोली जा रही है, लेकिन वो गाने फिर भी पसंद करते हैं और सुनते हैं। तो ये जो 7 सुर होते हैं ना, जिनको मिला के बोला जाता है, गाया जाता है, वो हमारे यहाँ तो ये कहा जाता है ना कि 7 सुर तो परमात्मा ने, ऊपर वाले ने बनाए हैं। वो इस नेचर के अंदर ही हैं, हर जगह उसकी हमको सुनाई देती है आवाज़। तो ये जो उस तरह से अगर नियम से बंध के बनाई जाए चीज़, तो दिल तक उतर के उसका हमको अच्छा असर पड़ता है हमारे अंदर। और उससे होता ये है कि हम रिलैक्स फ़ील करते हैं। हुँ, हम जब पुराने गाने सुनते हैं, तो हमारी टेंशन रिलीज़ हो जाती है। हम रिलैक्स्ड फ़ील करते हैं। हम जब नए गाने सुनते हैं तो हमको एक्साइट करते हैं। तो हम रिलैक्स फ़ील नहीं करते, हम टेंस फ़ील करते हैं। तो अगर आपको रिलैक्स करना है ज़िंदगी में और अभी भी एन्जॉय करना है, और हर आदमी चाहता है कि मेरा थोड़ा आराम मिले, थोड़ा मैं रिलैक्स करूँ। तो उसके लिए तो पुराना म्यूज़िक जो है वो थेरेपी की तरह काम करता है। और वो हम मैं तो हुँ, देखिए, मैं पर्सनल बात बताता हूँ कि मैं जब जिन दिनों मैं कैलगरी, अल्बर्टा में काम किया करता था, तो मैं दिन में 7 से 9 घंटे ड्राइव किया करता था। और कई बार तो मैं ड्राइव शुरू करता था और 1200 किलोमीटर के बाद जाकर ही रुक मेरा स्टैंड होता था। मुझे फिर वहाँ रात को रहना पड़ता था, फिर अगले दिन वहीं काम करता था। तो मैं जब इतना ड्राइव करता था, तो मेरी तो ज़िंदगी ही सारी गानों के ऊपर डिपेंडेंट थी। हुँ, मैं तो सारा टाइम गाने ही सुनते रहता था सबके। वरना तो मैं इस ड्राइविंग टेंशन में ही पड़ा रहता हमेशा। बिल्कुल। वो सारा मेरा टेंशन रिलीज़ ही होती थी गाने सुनने से। हुँ, और इतना अच्छा लगता था मुझे, तो लगता था बस मज़ा आ गया। तो ये तो पुराना म्यूज़िक जो है वो बहुत ज़्यादा, बहुत रिलैक्सिंग है। और रिलैक्सिंग इसीलिए क्योंकि उसमें प्योरिटी थी। क्रिएशन की प्योरिटी, ईमानदारी की प्योरिटी, और फिर लिरिक्स की प्योरिटी हुआ करती थी। जिनको अल्फ़ाज़ समझ आते थे उनके लिए भी वो बहुत अच्छी चीज़ होती थी। सुनने में अच्छी लगती थी पोएट्री।
बिल्कुल। और सर पहले तो शायद पहले पोइट्री बनती थी और उसके बाद म्यूजिक तैयार होता था, अब तो म्यूजिक पहले तैयार हो जाता है और उसके हिसाब से नहीं, पहले भी पोइट्री बाद में होती है। कई बार अच्छा। म्यूजिक पहले तैयार होता था, फिर पोइट्री लिखी जाती थी। ये तो हमेशा ही होता था। अच्छा। कई गानों में ऐसे होता था कि पहले एक बेसिक ट्यून बन जाती थी, फिर हम्म। उसके ऊपर लिरिसिस्ट गाना बैठाया करते थे और फिर उसकी फाइनल ट्यून होती थी। तो ये तो ट्यून पहले बनने तो बहुत पहले से हो ही, 1951-52 से हो रही है हमारी फिल्मों में। लेकिन फिर भी दोनों के अंदर एक बड़ी अच्छी प्योरिटी और तालमेल थी। तो उससे ये होता था कि इट यूज टू रियली अपील, और वो अपील आज भी है। और उसी तरह की अपील गायकों में भी थी, सिंगर्स में भी थी। अब जैसे हम मुकेश साहब की बात कर रहे हैं, अगर कोई गायक ऐसे होते, या कितने गायक ऐसे थे जो कि आए थे इंडस्ट्री में, 2 4 10 गाने गाए मगर टिके नहीं, क्योंकि वो उस मुकाबले में हमको उतने अच्छे नहीं लगते थे। तो ये तो सिंगर्स भी उतने होते थे, प्योर होते थे, और ऑनेस्टी ऑफ डिलीवरी होती थी, और ट्रेंड होते थे, क्लासिकली ट्रेंड। बिल्कुल। हम्म। तो अच्छा लगता था ना सुनने में। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर होना भी ऐसा ही चाहिए कि, और खास तौर पे जो पुरानी म्यूजिक है वो तो जैसे मैंने कहा कि हमेशा ही अच्छी लगती है और हर जनरेशन को अच्छी लगती है। ऐसा नहीं कि किसी ने उस जमाने में सुनी है तो उसी को अच्छी लग रही है, बल्कि जो नए जनरेशन भी आ रही है वो भी आपने देखा होगा, खैर वो उसको खराब ही कर देते हैं रिमिक्स वगैरह पे, तो मैं इतना ज्यादा बिलीव नहीं रखती। तो मुझे ओरिजिनल जो है म्यूजिक वही अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी वो सुन रहे हैं, उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो गाने आज भी जिंदा है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट टाइम हम जब भी शो करेंगे तो मेरे फेवरेट एक हेमंत कुमार जी, ओहो। उनका मुझे उनका है अपना दिल तो आवारा, और ये गाने मुझे उनके बहुत पसंद है। मैंने तो 2.5 घंटे मैं, उनके साथ बात की हुई है, 2.5 घंटे वाह इंटरव्यू किया है जबरदस्त। उनके साथ। तो मुझे उनके कई सॉन्ग, सब तो मैंने नहीं सुन रखे, बहुत अच्छे गाने हैं, लेकिन बहुत कई अच्छे। सॉन्ग मैंने उनके सुन रखे हैं और देख भी रखे हैं, जिसमें है अपना दिल तो आवारा, जिसमें देव साहब हैं और वहीदा रहमान जी हैं। तो वो मैंने 16वां साल मेरा ख्याल है उस फिल्म का हाँ, नाम है। ये और रात ये बड़ा खूबसूरत, चांदनी फिर कहाँ, बिल्कुल इतने बहुत प्यारे खूबसूरत। प्यारे गाने हैं वो सब। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जाने वो कैसे लोग थे, लोग थे, वो भी हाँ। बहुत खूबसूरत गाना। और वो, लेकिन मूवी देखने का मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि उस सॉन्ग में ही इतनी ट्रेजेडी लग रही है कि मुझे लग रहा है फिल्म में भी पूरा टाइम रोते ही रहते होंगे, तो मैंने मूवी देखी ही नहीं, मैंने गाने तक ही बस कर दी। नहीं, बहुत अच्छी तो फिल्म, बहुत अच्छी जी, फिल्म। तो बिल्कुल, तो लेकिन प्यासा उस फिल्म का नाम मेरा ख्याल है। तो Yes। बिल्कुल हम उसके ऊपर बात करेंगे, और ना सिर्फ ये कि हेमंत कुमार जी पे, बल्कि एक दो मूवीज जैसे प्यासा और 16वां साल, और जिसमें उन्होंने गाने गाए और बहुत चले, उस पे भी हम बात करेंगे। तो होपफुली जल्दी फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग थैंक मी, थैंक यू वेरी मच, यू नमस्कार। सर।